आप आंखें खोलते हैं तो खुद को एक अमीर युवा वारिस के शरीर में पाते हैं। एक ऐसा आदमी जिससे पूरा शहर डरता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। एक चालाक, मासूम दिखने वाली लोटस पहले से ही एक प्रोडक्ट लॉन्च में हंगामा कर रही है और कैमरों के सामने ही आपकी पत्नी को जोश भरी बाहों में लेकर किस कर रही है। जैसे ही आप गुस्से में वहां जाकर उसे सबक सिखाने वाले होते हैं, अचानक आपके दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजती है। डिंग! होस्ट, तुम्हें चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, किस्मत के धनी के जानलेवा हमले से बचना होगा और कहानी के आखिर तक जिंदा रहना होगा। आपके होठों के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ जाती है। इससे मैं डरकर भाग जाऊंगा और छिप जाऊंगा। मेरे पास जो जबरदस्त ताकत और रसूख है, उसके सामने वो हीरो जो अभी पूरी तरह से अपनी ताकत में आया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं इस शरीर का कमजोर दिल वाला असली मालिक नहीं हूं। मुझे धोखा देने का ख्याल तो बस एक बेमतलब का सपना है। लियू, आपकी नजरें सख्त हो जाती हैं। फौरन जांच करो। मुझे 3 मिनट के अंदर उस जीबो के बारे में हर जानकारी चाहिए। समझ गया। हालांकि आलियू पूरी तरह हैरान है, फिर भी वह तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स को जुटाने के लिए अपना फोन निकालता है। आप धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हैं, पैर पर पैर रखकर बैठते हैं और आपकी ठंडी नजरें स्टेज के बीचों बीच टिकी होती हैं। सच कहूं तो लियू रुयान का चेहरा बेहद खूबसूरत है। उसका लाल गाउन उसके शानदार फिगर को और उभार रहा है। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद चमक रही है और उसके खुले कंधे बेहद आकर्षक हैं। वह प्यारा सा चेहरा, वह शांत, सबसे अलग और बेहद खूबसूरत थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसका पहला मालिक, वह घटिया चापलूस, पूरी तरह से उसके जादू में बंधा हुआ था। यादों को खंगालते हुए पता चला कि ये औरत असल में अभी भी कुंवारी थी। लियू रुयान को तुम्हारी बेबाक नजर का एहसास हुआ। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसे बेचैनी महसूस हुई। जानचे, वो आदमी जो 5 साल तक उसके सामने दब्बू और आज्ञाकारी बना रहा, उसकी नजरें अचानक इतनी डरावनी क्यों लग रही थीं? तभी काले कपड़े पहने कई बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे साए की तरह प्रकट हुए। लियू रुयान ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि ये बस जियांग परिवार का आम दिखावा है। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान भी आ गई। अगर वो बस आज की रात गुजार लेती, तो वो अपने सच्चे प्यार के साथ भाग सकती थी। अचानक हॉल में जोरदार धमाका हुआ और बाहर से मुख्य दरवाजे लात मारकर खोल दिए गए। सूट पहने एक आदमी, जिसमें नजाकत और शानो शौकत झलक रही थी, दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। मंच पर खड़ी लियू रुयान को गहरे, सच्चे, प्यार भरी नजरों से देख रहा था। लियू रुयान कांप उठी। उसकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था। उसने अपना गाउन ऊपर उठाया और बाकी सब कुछ भूलकर मंच से नीचे दौड़ पड़ी। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। प्रेसिडेंट लियू आखिर क्या कर रही थी? उनका असली पति दर्शकों के बीच वही बैठा था, फिर भी वो सीधे किसी और आदमी की बाहों में भाग रही थी। टप टप स्नैप। फ्लैश बल्ब की रोशनी से एक कमरा दिन की तरह रोशन हो गया। रिपोर्टर पागलों की तरह हरकत करने लगे। आज रात ये चटपटी खबर जबरदस्त धमाका करने वाली थी। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे को गले लगाने वाले थे, कमरे में तुम्हारी ठंडी आवाज गूंजी। जाओ, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दो। इससे पहले कि अंकल जी कुछ कर पाते, कई बॉडीगार्ड्स बाघों की तरह झपटे और एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी, जिससे वो हवा में उड़ गए। एक भारी धमक के साथ अंकल जी पीछे की और कई कतारों में रखी मेजें और कुर्सियां उलट गईं। इससे पहले कि वो चीख भी पाते, उन पर घूसों, लातों और बेंचों की बौछार होने लगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब हैरान रह गए। इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण हो रहा था और वे पहले ही मारपीट शुरू कर चुके थे। डर के मारे लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया। वो अचानक रुक गई और कुर्सी पर बैठे तुम्हारे बेपरवाह चेहरे को डर भरी नजरों से देखने लगी। क्या ये वही जियांगचे था, वो चापलूस जिसे वो आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी? जियांगचे, तुम पागल हो गए हो, रुको! लियू रुयान ने अपना आपा खो दिया और हवा की रफ्तार से तुम्हारी ओर दौड़ी। लियू, उसे थप्पड़ मारो!
तुमने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। तुम्हारी आवाज बर्फ के टुकड़ों की तरह ठंडी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू आगे बढ़ा और उसका बड़ा हाथ तेजी से नीचे की ओर चला। एक जोरदार आवाज गूंजी, यहां तक कि जीबो की चीख भी सुनाई दी। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। लियू रुयान 2 बार घूमी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका आधा चेहरा तुरंत सूजकर सूअर के सिर जैसा हो गया। ऐसी औरतों के साथ सख्त होना जरूरी है, वरना वे आपका फायदा उठाने लगेंगी। और अब आप पहले जैसे डरपोक नहीं रहे। लियू रुयान ने अपने जलते हुए चेहरे को ढका। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। पूरे 5 साल तक ये आदमी उसकी हर बात मानता रहा था। फिर भी आज उसने उसे पिटवाने की हिम्मत कैसे की? क्या वो जल रहा था? ये सोचकर उसे तुरंत हिम्मत मिली। वो मुश्किल से उठी और जहरीली नजरों से आपकी ओर घूरने लगी। जियांगचे, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर आपको लगभग हंसी आ गई। आपने अपने पास पड़े लगभग बेजान अंकल जी की ओर इशारा किया। तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट पिट पिट कर मरने ही वाला है और तुम्हें अभी भी मुझसे तलाक की बात करने की सूझ रही है। लगता है तुम उससे उतना प्यार नहीं करती थी। लियू रुयान को आखिरकार होश आया। वो तेजी से मुड़ी और देखा कि अंकल जी बस नाम के लिए जिंदा थे। अगर पिटाई रुकती तो वे मर ही जाते। वो आगे झपटने ही वाली थी, लेकिन आप उससे तेज निकले। आपने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। लियू रुयान हैरानी से चीखी और आपकी बाहों में आ गिरी। मुझे छोड़ो! उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत आपकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। क्या नजारा था! आपके हाथों ने उसे लोहे के चिमटे की तरह कसकर पकड़ रखा था और आपके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। लियू, कमरा खाली करो। ये कहने के बाद आपने धीरे से उसके सूजे हुए लाल गाल पर हाथ फेरा और मजाकिया लहजे में पूछा, क्या दर्द हो रहा है? कमीने, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना मुझे छूने का कोई हक नहीं है। लियू रुयान ने गुस्से में दांत भींचे। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जो जान ले सकती थी। अच्छी लड़की बनो, वरना तुम्हारा प्यारा प्रेमी सच में आज यहीं मर सकता है। आपकी आवाज नरम थी, जैसे आप उसे मना रहे हों, लेकिन आपकी आंखें बिल्कुल बेजान और ठंडी थीं। और हां, ये तरीका कमाल का रहा। लियू रुयान की आंखों से नफरत तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक लाचार और कमजोर भाव ने ले ली। उसे छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। जिस तरह से वो पल भर में अपने हाव भाव बदल लेती थी, उसे तो एक्ट्रेस बन जाना चाहिए था। आप आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए और लियू रुयान को अपने पैर से दबाकर रखा। मानना पड़ेगा, वो बहुत अच्छी लग रही थी। मुलायम, खुशबूदार और एक बेहतरीन सुडौल शरीर वाली। तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, मुझसे भीख मांगो। जियांगचे, अगर तुम उसे ऐसे ही मारते रहे तो वो सच में मर जाएगा। मार तो मैं नहीं रहा हूं, तो इससे मेरा क्या लेना देना? लियू रुयान गुस्से से कांप रही थी, लेकिन पूरी तरह बेबस थी। उसके पास अपमान सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जियांगचे, मैं तुमसे विनती करती हूं, प्लीज अंकल जी को जाने दो। नहीं। ठीक है। तुमने अपनी उंगली हिलाई, फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। उसका नाम मत लेना। मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं है। उसे वो कुत्ता कहकर बुलाओ। लियू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। तुम असल में उससे उस आदमी को इस तरह बेइज्जत करने के लिए कह रहे थे जिससे वो प्यार करती थी। जल्दी से कोई एक रास्ता चुनो। तुमने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। अगर और देर की तो वो कुत्ता सचमुच मरा हुआ कुत्ता बन जाएगा। तब तक वहां से आ रही चीखें धीमी और कमजोर पड़ चुकी थी। लियू रुयान ने निराशा में आंखें बंद कर ली। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गर गए और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। आखिरकार
उसने दांत पीसते हुए कहा, जांगचे, प्लीज उस कुत्ते को जाने दो। तुम्हारी आवाज में कोई भावना नहीं थी। धीमी आवाज है। मुझे हबी कहकर बुलाओ। हबी, प्लीज उस कुत्ते को जाने दो। उसने आखिरी बात चिल्लाकर कही। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। तुम जोर से हंसे और आखिरकार उस असली इंसान का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया। तुमने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस करो, उसे अस्पताल ले जाओ। मेडिकल बिल मेरे खाते में डाल देना। जब वो ठीक हो जाए तो उसे फिर से पीटना। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहे, एक जिंदा लाश बनकर। जियांगचे, तुम एक राक्षस हो। लियू रुयान ने जोर का झटका देकर तुम्हारी पकड़ से खुद को छुड़ाया और पागलों की तरह चिल्लाई, वो तो जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं, क्या आप एक बार मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते? तुम्हारी भावनाओं का ख्याल? बिल्कुल नहीं। तुम अचानक खड़े हो गए। तुम्हारे 1.85 मीटर लंबे शरीर से एक ऐसा प्रभावशाली और भारीपन वाला माहौल बना कि कमरे में सब दब गए। उस कचरे को यहां से घसीटकर बाहर ले जाओ। उसे देखना भी बुरा लग रहा है। बॉडीगार्ड्स तेजी से आगे बढ़े और जीबो को, जो मरे हुए कुत्ते की तरह बेजान पड़ा था, घसीटते हुए ले गए, जिससे फर्श पर गंदगी फैल रही। लियू रुयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम पहले ही वापस बैठ चुके थे। उसकी तरफ देखे बिना तुमने अपना ध्यान आलियू की तरफ लगाया। क्या सफाई पूरी तरह हो गई? निश्चिंत रहें यंग मास्टर, इसकी भनक भी बाहर नहीं जाएगी। आलियू ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तुमने संतुष्टि में सिर हिलाया और लियू रुयान की तरफ उंगली उठाई। जाओ और पता लगाओ कि बालिग होने के बाद से वो किन किन मर्दों के संपर्क में रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अलावा और किसने उसे छुआ है। जरा सा भी शारीरिक संपर्क मंजूर नहीं है। असली मालिक की यादों के हिसाब से उसे साफ सुथरा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें गंदगी या दूसरों के छुए हुए से नफरत थी। तुम्हें सेकंड हैंड चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लियू रुयान गुस्से से कांप रही थी और गालियों की बौछार करने ही वाली थी, तभी आलियू ने मासूम और ईमानदार चेहरा बनाते हुए अचानक बीच में कहा, यंग मास्टर, मैंने पहले मैडम को थप्पड़ मारा था। क्या उसे भी उसी तरह का संपर्क माना जाएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपके होंठ के कोने फड़फड़ाए। आपको लगा कि आप थोड़े पाखंडी बन रहे हैं। वो इसमें नहीं आता, यंग मास्टर। तब क्या जब मैडम सोशल इवेंट्स में लोगों से हाथ मिलाती हैं, क्या वो इसमें आता है? अलियू ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं बुरे इरादे वाले हाथ मिलाने की बात कर रहा था। आपने अपना माथा मला। आप कुछ बोल नहीं पाए। क्या आपके सबॉर्डिनेट का दिमाग ठिकाने नहीं था? समझ गया। अलियू ने तुरंत आदेश माना और उसे पूरा करने चला गया। आपके और अलियू के बीच की ये बातचीत देखकर लियू रुयान को एहसास हुआ कि वो अब उस आदमी को समझ नहीं पा रही थी जिसने 5 साल तक उसकी खुशामद की थी। क्या ये सच में सिर्फ जलन की वजह से था? आपने उसे हल्की सी मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे उठे और एक एक कदम करके उसकी ओर बढ़े। डरी हुई लियू रुयान तब तक पीछे हटती रही जब तक उसकी पीठ खंडी दीवार से नहीं टकरा गई और उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। आपने एक हाथ दीवार पर टिकाकर उसे घेर लिया। आपकी नाक की नोकें लगभग एक दूसरे को छू रही थीं। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, आपने भारी और खतरनाक आवाज में कहा, जबकि अपनी उंगलियों से उसके मुलायम गाल को धीरे से सहलाया। पत्नी, क्या अब हमारे शादीशुदा फर्ज को पूरा करने का समय नहीं आ गया है? सदमे से लियू रुयान का दिमाग सुन्न हो गया। जियोंगचे, तुमने तब मुझसे वादा किया था, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं छू सकते थे। वो बुरी तरह घबरा गई थी। वही आदमी जो उसके भौहें सिकोड़ने पर ही घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता था। ऐसा लगा जैसे जियांगचे इस दुनिया से गायब हो गया हो। मैंने एक वादा किया था और मैं उसे निभाऊंगा। तुमने एक शैतानी मुस्कान दी, लेकिन अचानक तुम्हारा लहजा बदल गया। लेकिन तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वाइट मूनलाइट अचानक अस्पताल में मर जाए, है ना? तुम बेशरम कमीने! लियू रियान गुस्से से कांपने लगी।
यह आदमी इतना डरावना कैसे हो गया? घर जाओ और तैयार हो जाओ, मेरा इंतजार करना। कोई चालाकी मत करना, अंजाम पता है तुम्हें। तुमने धीरे से उसके अकड़े हुए चेहरे को थपथपाया, जोर से हंसे और एलियू के साथ वहां से चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लियू रुयान के पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो सचमुच बहुत डरी हुई थी। अभी अभी तुम्हारी आंखें किसी खून के प्यासे भेड़िए जैसी लग रही थीं, जो किसी भी पल उसे, यानी उसे खुद को, चीर फाड़ देने को तैयार था। उसने कांपते हुए अपना फोन निकाला, मदद के लिए परिवार को फोन करना चाहा, लेकिन उसकी उंगली डायल बटन पर ही अटकी रही। वो उसे दबा नहीं पाई। जाते जाते दी गई तुम्हारी चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर उसने सच में तुम्हें नाराज कर दिया, तो अंकल जी की जान सचमुच चली जाएगी। वो अंकल जी की जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। लियू रुयान ने खुद को संभाला, अपना मेकअप ठीक किया और दरवाजा खोला। बाहर दो नौकरानियां पहले से ही इंतजार कर रही थीं। मैडम, यंग लेडी, मास्टर ने हमें आपको घर ले जाने का निर्देश दिया है। लियू रुयान ने राहत की सांस ली कि उसने मदद के लिए नहीं बुलाया था। इस बीच एक आलीशान रेस्टोरेंट में आप हजारों की कीमत वाली रोमाने कॉन्टी वाइन ऐसे पी रहे थे जैसे वो पानी हो। पिछले जन्म में आपको कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था। अब एक किताब में एक अमीर और रईस युवा मालिक, यंग मास्टर के तौर पर नई जिंदगी मिली है, तो क्यों ना इसका मजा लिया जाए। ये लूनर न्यू ईयर का समय था। रही बात उस बेकार की कहानी की, चाहे उसमें हीरो हो या विलेन, सबसे जरूरी बात तो बस अपनी मर्जी चलाना था। यंग मास्टर जी बो के बारे में पूरी जानकारी वाली फाइल यहाँ है। अलियू ने एक फाइल बढ़ाई। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मुख्य बातें बता दो, आपने आराम से और सलीके से अपना स्टेक काटते हुए कहा। समझ गया। अलियू आपके मिजाज को अच्छी तरह जानता था। यंग मास्टर, ये जीबो जी परिवार का दूसरा बेटा है। वह और मैडम बचपन के प्रेमी थे, लेकिन वह असल में सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी सुमान से प्यार करता है। वह पूरी तरह से सिर्फ किसी के पीछे पागल रहने वाला है। ग्रेजुएशन के बाद वह उसके प्यार को पाने के लिए 6 साल तक विदेश में उसके पीछे पीछे घूमता रहा। किसी वजह से वह अचानक देश लौट आया और तुरंत मैडम से संपर्क किया। ये सुनकर आप मुस्कुरा दिए। तो इतनी सब बातों के बाद पता चला कि यह एक ठुकराया हुआ सिम्प था जो घर लौट आया था और किसी और को अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहता था। क्या विदेश में उसकी गतिविधियों की पूरी जांच हो गई है? हम जांच तेजी से कर रहे हैं। उसने अमेरिका और जापान दोनों जगह समय बिताया। जियांग परिवार का इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से काम पर लगा हुआ है, इसलिए मुझे जल्द ही नतीजे मिलने की उम्मीद है। आपने सिर हिलाया और जियांग परिवार की जबरदस्त ताकत के बारे में सोचकर हैरान रह गए। अफसोस की बात थी कि आपने ओरिजिनल कहानी पूरी नहीं पढ़ी थी, वरना पहले से मिली जानकारी के दम पर आप आसानी से इस खेल पर हावी हो सकते थे। उधर अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में जी बो का सिर पट्टी से बंधा हुआ था, जिससे वह बिल्कुल मम्मी जैसा लग रहा था। सिर्फ उसकी आंखें और मुंह ही दिख रहे थे। बिस्तर के पास दो लोग खड़े थे। भाई, क्या तुम्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? अपने भाई की बुरी हालत देखकर जी शियाओ शियाओ का दिल दुखने लगा। मुझे सच में नहीं पता, जी वो दर्द से कराहते हुए बोला। उसका मुंह बुरी तरह चोटिल होने की वजह से उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मैं अभी अभी प्लेन से उतरा था और रुयान से मिलने गया था। मैं उससे ठीक से बात करने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी मेरे सिर पर एक बोरा डाल दिया गया और मुझे बेरहमी से पीटा गया। मैंने कभी नहीं देखा कि हमलावर कौन था। जी शियाओ शियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस पहाड़ी शहर में लियू रुयान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी हरकत करने की हिम्मत और किसकी हो सकती थी? शियाओ शियाओ, क्या ये जियांगचे हो सकता है? ये बात लॉन्ग आउतियान ने कही, जो अब तक चुप था। चटाक, अस्पताल के कमरे में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। जी शियाओ शियाओ ने लॉन्ग आउतियान के चेहरे पर जोर से उल्टा हाथ मारा। तुम्हें मुझे शियाओ शियाओ बुलाने की इजाजत किसने दी? बदतमीज कहीं के। लॉन्ग आउतियान ने अपने जलते हुए गाल को पकड़ा और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में नफरत की एक झलक दिखी, लेकिन अपने प्लान के लिए उसे अपना अपमान सहना पड़ा। गहरी सांस लेने के बाद उसने तुरंत एक विनम्र और खुशामद भरी मुस्कान ओढ़ ली। मैं माफी चाहता हूँ बस जी, बस बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी हिम्मत कौन दिखा सकता है उस पागल जियांग के अलावा? शायद ही उसके जैसा कोई दूसरा इंसान मिले। चटाक, लॉन्ग आउतियन की बात खत्म होते ही उसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बकवास करते हो? जी शियाओ शियाओ ने गुस्से से अपनी भौहें तानते हुए डांटा। कौन नहीं जानता कि जियांग चे रुयान दीदी को सिर आंखों पर बिठाकर रखता है? वो भला प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पर हाथ कैसे उठा सकता है? और वैसे भी मेरा भाई रुयान दीदी का पहला प्यार है। लगातार 2 थप्पड़ खाने के बाद लॉन्ग आउतियन का चेहरा सूजकर सुअर जैसा हो गया था, लेकिन वह सिर झुकाए चुपचाप यह सब सहने के लिए मजबूर था। जी परिवार का घर जमाई बने उसे 2.5 साल हो चुके थे। वह इस अपमान से पूरी तरह तंग आ चुका था, लेकिन उसे यह सब बर्दाश्त करना ही था। भैया, आप आराम से अपना इलाज करवाओ, मैं अभी रुयान दीदी के पास जाकर सब कुछ सच सच पूछती हूँ।
जी शियाओ शियाओ ने गहरी सांस ली और अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए मुड़कर चल दी। लॉन्ग आउतियन भी किसी पालतू कुत्ते की तरह उसके ठीक पीछे पीछे चल पड़ा। अस्पताल के कमरे में अब सिर्फ जी बो बचा था, जो पट्टियों में लिपटे किसी मम्मी की तरह लग रहा था। वह जितना सोचता उसका मन उतना ही कुड़ता। 6 साल तक मजे की जिंदगी जीने के बाद वापस आकर अभी उसने अपनी पुरानी प्रेमिका का चेहरा भी नहीं देखा था कि किसी ने उसे पीट पीट कर इस हालत में पहुंचा दिया। क्या यह सच में उस चाटुकार सिम्प जियांगचे का काम था? यह तो असंभव है। रुया ने साफ कहा था कि वह आदमी बस एक कुत्ते के बराबर है। अगर उसे 100 गुना हिम्मत भी मिल जाए तब भी वह मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। यह तसल्ली करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, जीबो ने बड़ी मुश्किल से टेक्स्ट यहाँ अधूरा है फोन निकाला और एक एनक्रिप्टेड नंबर डायल किया। वह एक सीक्रेट मिशन पर चीन लौटा था और जब तक उसमें जान थी वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल जाते समय तुम्हारे लोगों ने उसके फोन में एक लिसनिंग डिवाइस लगा दिया होगा। वार्ड के बाहर कोई और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। रुयान मैनर, ये एक हॉन्की लिमोजीन थी जो तुम्हारी प्यारी बड़ी बहन ने तुम्हारी शादी के समय तुम्हें तोहफे में दी थी। कार धीरे धीरे मैनर में दाखिल हुई और लियो ने सम्मानपूर्वक तुम्हारे लिए दरवाजा खोला। तुमने अपना कॉलर ठीक किया और लिविंग रूम में चले गए। लियो रुयान सोफे पर सी बैठी थी। उसके चेहरे की सूजन काफी कम हुई थी और उसके शानदार मेकअप ने उसकी पहले की बिखरी हुई हालत को छिपा दिया था। हाँ, तुम्हें आज्ञाकारी औरतें पसंद हैं। तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी लेकिन तुम्हारी आंखों में एक ठंडी बेरहमी थी। जियांगचे, तू पहले ऐसे नहीं थे। लियो रुयान ने गुस्से से तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। जब से वह लौटी थी वह पूरी तरह से नजरबंद थी। नौकरानियां उसकी सेवा करती थीं, डॉक्टर दवा लगाते थे और यहाँ तक कि उसे मेकअप करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर को तैयार किया जा रहा हो, ना कटने का इंतजार कर रहा हो और कोई भूखा भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार हो। तुम आगे बढ़े, अपनी तर्जनी उंगली से उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और मजाक भरे अंदाज में पूछा, तो बताओ, तुम्हें मैं पहले वाला ज्यादा पसंद हूं या अभी वाला? मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, लियो रुयान ने बिना सोचे समझे कह दिया। तुम धीरे से हंसे। तुम्हारी उंगलियां अचानक कस गईं, तुम्हारा शरीर तेजी से आगे बढ़ा और तुम्हारे दमदार आक्रामक तेवर ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। मैं तुम्हें अपनी बात बदलने का एक मौका देता हूँ। उस भारी दबाव के कारण उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। लियो रुआन का दिमाग सुन्न हो गया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और उसने बिना सोचे समझे हार मान ली। मुझे तुम पहले वाले पसंद थे। हाँ, तुमने अचानक उसका चेहरा दूर धकेल दिया और खुद को सोफे पर ऐसे गिराया जैसे तुम ही सबसे बड़े हो। पुराना जियांगचे मर चुका है। तुम्हारी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज से तुम फुल टाइम हाउसवाइफ बनोगी। मैं कंपनी का काम संभालने के लिए किसी और को भेजूंगा। तुम मुझे कैद करने वाले हो? लियो रुयान चिल्लाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जियांगचे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह नामुमकिन है। कंपनी ही उसकी जिंदगी थी, 5 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा और इस परिवार में उसके आत्मविश्वास का एकमात्र जरिया। लियो रुयान, ऐसा लगता है कि तुम हो गई। तुम सोफे पर आराम से पीछे झुककर बैठ गए। तुम्हारी आंखों में तिरस्कार था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमसे सलाह नहीं ले रहा। उसे तुरंत अपनी बेबसी का गहरा एहसास हुआ। लियो रुयान ने मुंह तो खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। तभी उसे समझ आया कि उसकी पहले की सोच कितनी नासमझ और बेतुकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे सच में ये गलतफहमी हो गई थी कि वह कंपनी का इस्तेमाल करके तलाक के लिए मजबूर कर सकती है। असल में पिछले 5 सालों में तुम्हारी दब्बू आज्ञाकारिता ने उसे बस ये भ्रम दिया था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जैसे ही तुम वो शेर जागे, उसमें विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं बची। वह बेबस होकर सोफे पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और निराशा का मिलाजुला भाव था। तस्क तस्क, तुम्हारी आंखों में डरी हुई घबराहट का वो भाव मुझे सच में बहुत पसंद आया। इसे बनाए रखना। एक दुष्ट मुस्कान के साथ तुम धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगे। तुम क्या कर रहे हो? लियो रुयान एक डरे हुए खरगोश की तरह घबराकर पीछे हट गई। मैं क्या कर रहा हूं? वही जो हमें करना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, तुमने उसे झटके से ऊपर उठाया, अपना बड़ा हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर कसकर लपेटा और उसे अपनी छाती से सटा लिया। मुझे छोड़ो। लियो रुयान ने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की लेकिन तुम्हें उसका कमजोर विरोध बस एक नखरे भरे फ्लर्ट करने वाले खेल जैसा लगा। एक पति अपनी पत्नी को पकड़े हुए है, यह तो स्वाभाविक है। तुम दूर क्यों हट रही हो? तुमने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली जिससे वह हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। जियांगचे, तुम मुझे छू नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसकी बात सुनकर तुम वहीं ठिठक गए। पुलिस को बुलाना? क्या यह दमदार बिजनेसवुमन शानचीन की कॉर्पोरेट दुनिया की एक बड़ी हस्ती सच में इतनी नासमझ थी कि एक बड़े घराने के वारिस को पुलिस की धमकी दे रही थी? क्या लेखक का दिमाग फिर गया था? तो बुलाओ, उन्हें बुलाओ, देखते हैं तुम कैसे करती हो। तुमने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा और अपना अगला कदम उठाने की तैयारी की। तभी लियो घबराया हुआ अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, यंग मास्टर। जी शियाओ जी, परिवार की तीसरी बेटी आपसे मिलने आई है। जी शियाओ। तुमने एक भौं ऊपर उठाई और रुक गए। तुम्हें याद आया कि वह लियो रुयान की सबसे अच्छी दोस्त और उस बदकिस्मत आदमी जीबो की छोटी बहन थी। उसका यहाँ आना पक्का तुम्हें जवाब तलब करने के लिए था। उन्हें अंदर भेजो। तुमने लियो रुयान को छोड़ा और आराम से सोफे की ओर जाकर बैठ गए। कुछ ही पल बाद जी शियाओ वह एक आदमी को लिविंग रूम में ले आई।
नमस्ते मास्टर जियांग। नमस्ते सिस्टर रियान। जी शियाओ सियाओ की आवाज़ धीमी और सुरीली थी और उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। आपने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी तरफ देखने के बजाय उसके पीछे दबे सहमे खड़े आदमी पर अपनी नजरें टिका दी। अजीब बात है, असली मालिक की यादों में ऐसा कोई नहीं था। शियाओ सियाओ, तुम्हारे पीछे ये कौन है? आपने उसकी ओर उंगली उठाते हुए पूछा। मास्टर जियांग, ये जी परिवार का घर जमाई लॉन्ग ऑटियान है। जी शियाओ सियाओ का लहजा बिल्कुल बेजान था, मानो वह किसी बेकार सी चीज का परिचय दे रही हो। फिर भी जैसे ही घर जमाई शब्द आपके कानों में पड़े, आपको एक जोरदार झटका लगा। अरे बाप रे, क्या ये ड्रैगन किंग वाला प्लॉट है? आपकी आंखें फैल गईं। आपने लॉन्ग आउटियान को ध्यान से देखा और जल्दी से पूछा, तुम कब से घर जमाई हो? जी शियाओ ने माथे पर बल डाला। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया, 2.5 साल हो गए हैं। उसने 2.5 साल तक अपमान सहा है। क्या ये ड्रैगन किंग की वापसी वाली कहानी का क्लासिक सेटअप नहीं है? आपके रोंगटे खड़े हो गए। एक बढ़िया पावर फैंटेसी कहानी अचानक ड्रैगन किंग के पलटवार वाले प्लॉट में कैसे बदल गई? ड्रैगन किंग के आम फॉर्मूले के हिसाब से अगर उसकी पत्नी जी शियाओ सियाओ विलन थी, तो उसका भाई जी वो भी पक्का अच्छा इंसान नहीं होगा। अगर ऐसा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यही वो असली विलन है जिसे ड्रैगन किंग बार बार बेइज्जत करता है? मामला दिलचस्प होता जा रहा है। तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। जब मुझे विलन का रोल मिला ही है, तो क्यों ना सबसे पहले हमला किया जाए। मुझे इसका चेहरा पसंद नहीं आया। तुमने लॉन्ग आउटियान की तरफ इशारा किया। तुम्हारी आवाज़ एकदम ठंडी थी। तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते उससे पहले ही जी शियाओ ने लॉन्ग आउतियान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिस जी, चटाक। लॉन्ग आउतियान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जी शियाओ ने उसे फिर से हाथ के पिछले हिस्से से थप्पड़ मारा। उसके चेहरे पर एक ही जगह 2 गहरे लाल निशान उभर आए। तुमने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और ध्यान से देखा कि लॉन्ग आउतियान के लटके हुए हाथों की नसें उभर आई थीं और उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। यह पक्का हो गया, ये वही क्लासिक ड्रैगन किंग वाला सीन था जिसमें हीरो सब कुछ चुपचाप सहता है। ठीक है, इसे यहाँ से हटाओ। तुमने हाथ हिलाकर आलियू को इशारा किया, जो तुरंत समझ गया और उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। लॉन्ग आउतियान ने जी शियाओ को एक गहरी लंबी नज़र से देखा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि विला के गेट पर ही रुक गया। दूसरी मंजिल की खिड़की से तुमने देखा कि लॉन्ग आउतियान की नज़रें एकदम तेज हो गई थीं। उसके होठों पर ड्रैगन किंग वाली खास मुस्कान दुष्ट और आकर्षक आ गई और उसके आसपास एक खतरनाक जानलेवा माहौल बन गया। चटाक। एक तेज आवाज के साथ आलियो ने लॉन्ग आउतियान के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये कैसी नजर है? गालियां देते हुए आलियो ने उसके चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। लॉन्ग आउतियान ने अपने जलते हुए गाल को पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह से भोली भाली बेवकूफी से फटी रह गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें ही तो आ रहा हूं। बड़बड़ाते और गालियां देते हुए आलियो ने हाथ के पिछले हिस्से से एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। निकम्मे, तू खुद को क्या समझता है जो ऐसा गंभीर? आपने अपनी नजर के कोने से दूसरी मंजिल की खिड़की के पास एक आकृति देखी। उसने तुरंत तय किया कि वह वार से बचेगा नहीं, उसे इसे सहना ही था। चटाक। थप्पड़ जोर से लगा और लॉन्ग आउतियान का चेहरा तुरंत सूअर के सिर की तरह सूज गया। उसने अपना सिर झुकाए रखा, नफरत का जरा सा भी संकेत देने की हिम्मत नहीं की। खिड़की के पास आपने अपनी नजर हटाई और तिरस्कार से मुस्कुराए। जी परिवार का घर जमाई सचमुच सहनशीलता का उस्ताद था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था। अच्छा, बस एक कचरा। जी शियाओ का चेहरा नफरत से बिगड़ गया। अगर हमारे पूर्वजों पर उसके परिवार का एहसान न होता, तो ऐसे घटिया आदमी के जी परिवार के घर में कदम रखने की भी औकात नहीं होती। आपने अपने होठ भींचे और कुछ नहीं कहा, हालांकि आप स्थिति को साफ साफ समझ रहे थे। आमतौर पर ऐसी कहानी में जैसा होता है, ये आदमी निश्चित रूप से कुछ बुरा करने की साजिश रच रहा था। 3 दिन बाद होने वाली जन्मदिन की दावत तक बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, जहां वह जी परिवार को नीचा दिखाएगा और फिर आपको कुचलने की कोशिश करेगा। है, मुझे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आपकी आंखों में एक जानलेवा चमक कौन थी? आपको सबसे पहले उसके तथाकथित ड्रैगन किंग हॉल को खत्म करना होगा। देखते हैं तब उसके पास घमंड दिखाने के लिए क्या बचता है। आपने तुरंत एयू को बुलाया और धीमी आवाज में कुछ निर्देश दिए। कमरे के अंदर जी शियाओ चिंता से बेहाल होकर लियू रियान का हाथ पकड़े हुए थी। बहन रियान, आखिर मेरे भाई को किसने मारा? वह जियांग चे था। लियू रियान सोफे पर ढह गई। उसकी आवाज कमजोर और बेजान थी। बस उस ख्याल से ही मारपीट के बाद जीबो की बुरी हालत देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। वह बुरी तरह डर गई थी, सच में बहुत डरी हुई थी कि कहीं मुझसे मार न डालो। मास्टर जियांग। जी शियाओ ने हैरानी में अपना मुंह ढक लिया। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। क्या वह तुम्हें सबसे ज्यादा नहीं मानते? क्या उन्हें नहीं पता कि मेरा भाई तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट प्यारा प्रेमी है? उन्हें पता है। लियू रियान ने अपने सूजे हुए लाल चेहरे की ओर इशारा किया और एक कड़वी दुखी मुस्कान दी। देखो, उनने मुझे भी मारा। जी शियाओ को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर उन्होंने लियू रियान को भी मारा था, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जियांग चे अब उससे प्यार नहीं करते थे। वह वफादार पालतू कुत्ता जो उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसका मन बदल गया था। बहन रुयान, अगर वह अब तुमसे प्यार नहीं करते, तो तुम्हारी जगह खतरे में है। जी शियाओ के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसके अंदर एक आग सुलग रही थी। बार जियांग चे का साथ छूटने पर
लियू रुयान का रुतबा छिन जाता और शायद उन्हें तलाक भी मिल जाता। जी शियाओ शियाओ के लिए यह एक सुनहरा मौका था, भगवान का दिया हुआ तोहफा। खूबसूरती के मामले में वह लियू रुयान से कम नहीं थी, और जहां तक उसके शरीर की बात है तो उस बेकार लॉन्ग आउतियान ने शादी के 2.5 सालों में उसका हाथ तक नहीं छुआ था। जी शियाओ शियाओ की आंखें चमक उठीं और उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसके दिमाग में एक बेबाक और साहसी विचार आया। 3 दिन बाद घर की सबसे बड़ी महिला ओल्ड मैट्रियार्क का जन्मदिन की दावत उस बेकार लॉन्ग आउतियान से सबके सामने तलाक लेने का सही मौका था। एक बार जब वह इस रुकावट को रास्ते से हटा देती तो वह खुलकर जियांग चे के पीछे जा सकती थी। वह बेहिसाब दौलत आखिरकार उसकी जी शियाओ शियाओ की पहुंच में थी। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। लियू रियान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अपने सामने खड़ी इस प्यारी बहन को देखते हुए उसने उसकी आंखों में छिपे लालच को भांप लिया। मेरी जगह हथियाने की कोशिश? ये तो बस एक ख्याली पुलाव है। शियाओ शियाओ, मेरी सलाह है तुम अपनी ये छोटी मोटी चालें बंद कर दो, लियू रियान ने ताना मारते हुए कहा। उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। जियांग चे और मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, भूलना मत, हम दोनों इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। बेवकूफ बनाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। अरे बहन रियान, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। जी शियाओ शियाओ के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए और वह चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोली, मेरे मन में भला क्या बुरा इरादा हो सकता है? मैं तो बस मास्टर जियांग का दिल दोबारा जीतने के लिए आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी इन बातों के बावजूद उसके मन में खतरे की घंटी बज रही थी। सही बात है, तलाक अभी हुआ नहीं है, और यह भी एक रहस्य है कि क्या सच में उनका प्यार खत्म हो गया है। अभी के लिए मुझे उन्हें अपने पाले में बनाए रखना होगा। लियू रियान ने बेरुखी से नाक सिकोड़ी। इस बात को और आगे नहीं बढ़ाया और विषय बदल दिया। क्या तुम उनसे मिलने गई थी? क्या उसने जीबो को देखा था? हाँ, देखा था। वह एक मम्मी की तरह लिपटा हुआ था। वह सांस ले रहा था, हालांकि बहुत धीमी। जी शियाओ शियाओ को जरा भी परवाह नहीं थी। उसका इरादा तो अपने भाई की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण मांगने का था, लेकिन यह सुनकर कि उसने ही उसे पीटा था, उसका रवैया तुरंत बदल गया। कोई बात नहीं, बल्कि वह पिटाई का हकदार था। अचानक जी शियाओ शियाओ के मन में एक विचार आया और उसके दिमाग में एक शातिर योजना आकार लेने लगी। लियू रियान के मन में अभी भी उसके भाई के लिए भावनाएं थीं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाकर उनके लिए एक अवसर बनाया जाए। अगर वह बस एक दृश्य देख ले, अगर उनके रिश्ते में जरा सी भी दरार आ जाए तो शादी तुरंत टूट जाएगी और फिर श्रीमती जियांग का पद उसका हो जाएगा, है ना? बहन रियान, क्या तुम मेरे भाई से मिलने चलना चाहती हो? जी शियाओ शियाओ ने लुभावनी आवाज में पूछा। लियू रियान ने सहज रूप से सिर हिलाया, लेकिन एक पल बाद उसने भौहें चढ़ाई और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन जियांग चे मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, इसमें क्या मुश्किल है? जी शियाओ शियाओ उसके कान के पास झुकी और आत्मविश्वास से भरी सलाह दी। बस कह देना कि मैंने तुम्हें खरीदारी और थोड़ा बदलाव के लिए बाहर बुलाया है। अगर मास्टर जियांग गुस्सा भी हो जाएं तो तुम्हारी निजी आज़ादी पर रोक तो नहीं लगा सकते, है ना? लियू रियान तुरंत ललचा गई। 6 साल हो गए थे, पूरे 6 साल जब उसने आखिरी बार जीबो को देखा था। उसके मन में उससे कहने के लिए बहुत कुछ था, भले ही बस एक नजर ही काफी होगी। चलो अभी चलते हैं। अब और खुद को रोक न पाने के कारण उसने जी शियाओ शियाओ को पकड़ा और दौड़कर नीचे चली गई। बैठक में आप सोफे पर आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, जबकि ए लियू एक प्रहरी की तरह आपके बगल में खड़ी थी। लियू रियान ने गहरी सांस ली, आपके पास आई और बोली, जियांग चे शियाओ शियाओ मेरे साथ खरीदारी करने जाना चाहती है। क्या मैं? उसने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि अगले ही पल